हर साल लाखों लोग बैंक फ्रॉड के शिकार होते हैं। अगर आपने भी किसी अनजाने लिंक पर क्लिक किया है या फिर अपने ओटीपी को किसी के साथ शेयर किया है तो हो सकता है कि अगला निशाना आप हो। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज आप ये जानने वाले हैं बैंक अकाउंट फ्रॉड से बचने के सबसे आसान और असरदार तरीके के बारे में। ये तरीके न सिर्फ आपके पैसे बचाएंगे बल्कि आपके डेटा को भी सुरक्षित रखेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पर बैंक फ्रॉड का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो देखिए, बैंक फ्रॉड का मतलब है किसी के बैंक अकाउंट या फिर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी जानकारी का गलत तरीके से इस्तेमाल करके पैसा चुराना। ये फ्रॉड डिजिटल के जरिए, फिजिकल के जरिए या फिर इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। अब यहाँ पर आपके साथ किस तरीके से बैंक फ्रॉड किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले आता है फिशिंग करना। यहाँ पर आपको ईमेल या फिर मैसेज के जरिए नकली लिंक भेजा जाता है और उसी ईमेल या फिर फर्जी वेबसाइट के जरिए बैंक ग्राहक से उनकी सेंसिटिव जानकारी जैसे कि ओटीपी, पासवर्ड, कार्ड डिटेल्स, ये चीजें चुराई जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको एक ईमेल आता है जो कि बैंक के नाम पर होता है और उसमें आपको एक लिंक भी मिलता है जिसमें बोला जाता है कि आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देना है आपको। इसमें कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम मेंशन किए गए होते हैं, जैसे कि आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, इसे ठीक करने के लिए कृपया आप इस लिंक पर क्लिक करें और आपकी सारी जानकारी इसमें फुलफिल करें, कुछ इस तरीके से। तो इसलिए आपको किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है, आपको एसएमएस और ईमेल अलर्ट्स को एक्टिव करके रखना है। इसमें दूसरा फ्रॉड आता है जिसको बोलते हैं विशिंग। इसमें फोन कॉल के जरिए फ्रॉडस्टर बैंक अधिकारी बनकर आपसे आपकी पूरी बैंक की जानकारी मांगते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको कॉल पर यह बताया जाएगा कि आपका जो भी अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा अगर आपने तुरंत ही ओटीपी नहीं बताया तो। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि बैंक आपसे कभी भी कॉल पर पासवर्ड या फिर ओटीपी की डिमांड नहीं करता। इसमें तीसरा फ्रॉड आता है स्कीमिंग करना। इसमें एटीएम मशीन पर एक नकली डिवाइस लगाकर कार्ड की जानकारी चुराई जाती है। जब आप एटीएम पर कार्ड डालते हैं तो स्कीमिंग डिवाइस आपके कार्ड की डिटेल्स रिकॉर्ड कर लेता है। इसलिए एटीएम पर कार्ड डालने से पहले मशीन को चेक करें और आप हमेशा एटीएम पर कीपैड को हाथ से ढककर पिन डालें। इसमें चौथा फ्रॉड आता है जो कि है क्यूआर फ्रॉड। इसमें फ्रॉडस्टर नकली क्यूआर कोड भेजकर पैसा ट्रांसफर करने का दावा करता है, लेकिन असल में पैसा आपके खाते से कट जाता है। जैसे कि पैसा लेने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें, कुछ इस तरीके का मैसेज आपको भेजा जाता है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है, आपको सुरक्षित पेमेंट और सुरक्षित क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है। इसमें पांचवा फ्रॉड आता है जो कि है फर्जी एप्स और वेबसाइट्स। यहाँ पर नकली बैंकिंग या फिर पेमेंट एप्स इंस्टॉल करवाकर जानकारी चुराई जाती है, जैसे कि बैंक अपडेट के नाम पर एक फर्जी ऐप डाउनलोड करने का लिंक भेजा जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें छठा फ्रॉड आता है ट्रोजन और मालवेयर। यहाँ पर आपके फोन या फिर कंप्यूटर में मालवेयर डालकर आपकी जानकारी चोरी की जाती है, जैसे कि एक फाइल डाउनलोड करने पर आपकी बैंकिंग एप्स का डेटा हैक हो जाता है। ये चीजें भी बहुत चलती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसमें सातवां फ्रॉड आता है कार्ड क्लोनिंग का। यहाँ पर आपके कार्ड की डिटेल्स चुरा कर डुप्लीकेट कार्ड बनाई जाती है और उससे पैसे निकाले जाते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम फ्रॉड से बचने के लिए कुछ जरूरी टिप्स को देखते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है ओटीपी शेयरिंग। यानी आपको कभी भी अपना ओटीपी, सीवीवी और पासवर्ड किसी को नहीं बताना है। अगर कोई दोस्त या बैंक कर्मचारी बनकर भी पूछे तो भी नहीं। यहाँ पर सीवीवी का फुल फॉर्म है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। सीवीवी आपके डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड का एक 3 से 4 अंकों का कोड होता है, जो कि आपके कार्ड की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कोड कार्ड के पीछे प्रिंट होता है। ऑनलाइन लेन देन के दौरान सीवीवी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये तय किया जा सके कि लेन देन उसी व्यक्ति के जरिए किया जा रहा है जिसके पास कार्ड है। इसे आपको किसी को भी नहीं बताना है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है बैंकिंग एप्स। यानी आपको अपने फोन को पासवर्ड या फिर बायोमेट्रिक लॉक से सुरक्षित रखना है और रेगुलर तरीके से एप्स को अपडेट रखना है। आपको बैंकिंग एप्स और वेबसाइट्स का इस्तेमाल करने के लिए केवल आधिकारिक लिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें तीसरा पॉइंट आता है पब्लिक वाईफाई से बचना है। लेकिन क्यों पब्लिक वाईफाई से बैंकिंग एप्स को खोलना खतरा होता है? तो देखिए, कोई भी बंदा पब्लिक वाईफाई नेटवर्क को आसानी से एक्सेस कर सकता है, लेकिन आमतौर पर ये जो नेटवर्क होता है वो सेफ नहीं होता। हैकर्स इन्हीं नेटवर्क्स का फायदा उठाकर मैन इन द मिडल अटैक करते हैं, जहां आपके और सर्वर के बीच डेटा को चुरा सकते हैं। कई बार हैकर्स नकली पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट बनाते हैं। जब आप उस नेटवर्क से जुड़ते हैं तो आपकी सेंसिटिव जानकारी जैसे कि बैंक लॉगिन, पासवर्ड और ट्रांजैक्शन डिटेल्स चोरी हो सकती है। यहाँ पब्लिक वाईफाई नेटवर्क पर एन्क्रिप्शन नहीं होता, जिसका मतलब है कि डेटा बिना किसी सुरक्षित के ट्रांसफर होता है। इससे आपके बैंकिंग एप्स और ट्रांजैक्शन की जानकारी को आसानी से एक्सेस
एक्सेस किया जा सकता है। और पब्लिक वाईफाई पर कनेक्ट होने के बाद हैकर्स आपके डिवाइस में मालवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि आपकी बैंकिंग जानकारी को चुरा सकता है। अब यहाँ पर आता है फ्री वाईफाई का लालच। एग्जाम्पल के लिए आपने किसी कैफे या फिर रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई से कनेक्ट किया और बैंकिंग एप्स खोलकर आपने एक ट्रांजैक्शन किया। उसी समय हैकर आपके कनेक्शन को मॉनिटर कर रहे होते हैं और आपके बैंकिंग डिटेल्स को चुरा लेते हैं। उसके बाद आता है नकली वाईफाई हॉटस्पॉट का लालच। यहाँ पर आपको एक फ्री इंटरनेट नाम का नेटवर्क दिखेगा। ये वास्तव में हैकर के जरिए बनाया गया हॉटस्पॉट होता है। जैसे ही आप उससे कनेक्ट होंगे तो आपका सारा डेटा चोरी हो जाएगा। अब इसके लिए आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए इसको हम देखते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है वीपीएन का इस्तेमाल करना। यानी अगर पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करना जरूरी हो तो वीपीएन का इस्तेमाल करें। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये आपके डेटा को सुरक्षित बनाता है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करना। यहाँ पर बैंकिंग एप्स के लिए हमेशा आपको अपने मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करना है, ये ज्यादा सुरक्षित होता है। इसमें तीसरा पॉइंट आता है वाईफाई नेटवर्क की जांच करना। इसमें केवल रिलायबल और पासवर्ड प्रोटेक्टेड वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करना है। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है बैंकिंग ऐप से लॉग आउट करना। यानी अगर आपने पब्लिक वाईफाई पर गलती से बैंकिंग एप्स का इस्तेमाल किया है तो तुरंत लॉग आउट करना है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है रेगुलर तरीके से अपनी बैंकिंग स्टेटमेंट को चेक करना है। लेकिन अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप रेगुलर तरीके से अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट चेक करते हैं तो आप ये तय करते हैं कि आपके खाते में होने वाले सभी लेन देन सही और वैलिड है भी या फिर नहीं। ये एक अच्छी फाइनेंशियल आदत है जिससे आप किसी भी फ्रॉड या फिर गलती को समय रहते पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोग को ये प्रॉब्लम आता है कि ये जो बैंकिंग स्टेटमेंट होता है इसको सही तरीके से कैसे चेक किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ऑनलाइन बैंकिंग। इसमें नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग के जरिए आप अपने लेन देन को सही तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है ईमेल अलर्ट्स। यहाँ पर आपको अपने ईमेल्स और एसएमएस को हमेशा पढ़ना है। इसमें तीसरा पॉइंट आता है मंथली स्टेटमेंट। इसमें हर महीने बैंक के जरिए भेजे गए स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें चौथा पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट लेन देन को चेक करना। इसमें बड़े ट्रांजैक्शन या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे इंपॉर्टेंट लेन देन को खास तौर पर देखना है। इसमें पांचवा पॉइंट आता है मजबूत पासवर्ड। यहाँ पर मजबूत पासवर्ड आपके बैंक अकाउंट जैसे और भी ऑनलाइन अकाउंट्स को सुरक्षित रखने का एक इम्पोर्टेंट साधन है। अगर आपका पासवर्ड कमजोर होता है तो आपके अकाउंट्स को आसानी से हैक किया जाता है। इसलिए आपको पासवर्ड ऐसा लगाना चाहिए जिसे अंदाजा लगाना और क्रैक करना मुश्किल हो। अब यहाँ पर आप किस तरीके से मजबूत पासवर्ड बना सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसमें लेटर, नंबर और कुछ खास तरीके का सिंबल होना चाहिए, जैसे कि राहुल 123। कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये पासवर्ड नॉर्मली राहुल 123 से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि आपको लंबाई का ध्यान रखना है। इसमें आपका पासवर्ड कम से कम 8 से लेके 12 कैरेक्टर जितना लंबा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए माई सेफ पास 123 और कुछ सिंबल्स हैं, @ भी हैं, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट आता है कि आपको कॉमन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, आपका जन्मदिन हो गया, आपका नाम हो गया। ये वर्ड आसानी से हैक किया जा सकता है। आप इस चीज को याद रखने के लिए कुछ पैटर्न बना सकते हैं, जैसे कि माई नेम @123। अपने हिसाब से आप इस चीज को लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि आप अपने पासवर्ड को कम से कम साल में 1 से 2 बार जरूर बदलें, क्योंकि लंबे समय से एक ही पासवर्ड को इस्तेमाल करने से आपका जो भी अकाउंट है वो असुरक्षित हो सकता है और आपका जो भी नया पासवर्ड होगा वो आपके पुराने पासवर्ड से बिल्कुल अलग होना चाहिए। सो आई होप आपको सारी चीजें एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, आपको क्या क्या स्टेप बाय स्टेप करना होगा। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।